हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज मेघना एंड एज यू ऑल नो वी आर करेंटली कवरिंग द टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स. So this lecture is going to be its third part, which is also the last part from this particular topic. So we are going to revise certain things which we have seen previously so that you can establish a link कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं और सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स टॉपिक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. 12th की एनसीईआरटी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो ये जो टॉपिक है वो होलिस्टिकली कवर हो गया है, यहाँ पर आज कवर हो जाएगा. एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. राइट, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो हम बेसिकली हमने टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, पर्टिकुलर हमने फेनोटाइप्स पढ़े थे, जेनोटाइप्स पढ़े कि किस तरीके से होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे. तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी. राइट, फिर हमने मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा. पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है इसको मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था. आज हम थोड़ा सा और देख लेंगे कि विथ डायग्राम किस तरीके से ये आपको एनालाइज करवाता है, एक साइंटिफिक स्टडी आप कर पाते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं या पर्टिकुलर डिसीज कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. राइट, तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसी डिसीजेस हैं जो किसी सिंगल जीन में म्यूटेशंस के कारण हो रही है. किसी सिंगल जीन में जब चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण जो डिसीज हो रही है दैट इज नोन एज मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे 10,000 डिसऑर्डर्स हैं जो काफी सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड. और बेसिकली जो कंडीशंस है वो पेरेंट्स से इनहेरिट कर जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लाइफ टाइम में अगर ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है आपकी फैमिली की, तब भी ये जो कंडीशंस है वो डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अगर जीन्स की म्यूटेशन कुछ इस तरीके से हो जा रहा है. तो हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे. फर्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस विच इज सीएफ, कॉज्ड बाय द चेंजेस इन सीएफटीआर जीन. तो इसमें 200 टाइप्स के म्यूटेशंस होते हैं. इट लीड्स टू थिक स्टिकी म्यूकस जो लंग्स और लंग्स को ब्लॉक कर देता है और इसके वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं. राइट, सेकेंड हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के बारे में. तो सिकल सेल एनीमिया काफी कॉमन है. ऐसी कंडीशन है जो रेड ब्लड सेल्स काफी सिकल शेप के हो जाते हैं और यहाँ पे किसमें म्यूटेशन हो रहा था ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना कि जो हेमोग्लोबिन बीटा जीन है ऑन क्रोमोसोम 11 इसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं जिसके कारण जो डिसीज होती है दैट इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया. इसके बाद थर्ड आ जाते हैं टी सेक्स डिसीज के बारे में हमने पढ़ा था. और यहाँ पर हेक्सोएमिनिडेज ए एंजाइम है जिसकी कमी के कारण ये डिसीज होती है, टी सेक्स डिसीज. ठीक है, नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया पीके यू क्या है. और इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो लेक्चर थर्ड जो है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अभी तक हमने जो भी चीजें देखी वो हम रिविजन कर रहे थे. राइट, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स समझने हैं. सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है एंड द सेकेंड टर्म इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. तो मैं आपको टर्म्स बताती हूँ पहले कि रिसेसिव क्या है और डोमिनेंट टर्म क्या है. जब हम बात करते हैं डोमिनेंट की और हम बात करें उसको इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, तो डोमिनेंट मीन्स ऐसा ट्रेट, ठीक है, और ऐसा ट्रेट जो एक कॉपी ऑफ जीन से ही एक्सप्रेस्ड हो जाता है. ठीक है, अगर एक ही कॉपी है उस पर्टिकुलर जीन की तो उससे एक्सप्रेस्ड होने वाला जो ट्रेट होता है या करेक्टर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं. ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे तो रिसेसिव क्या होते हैं. तो रिसेसिव क्या होता है, ऐसे ट्रेट्स जो दो कॉपीज ऑफ जीन की वजह से एक्सप्रेस हो पाते हैं, है ना, ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं इसको एक्सप्रेस करने में, तो दो कॉपीज ऑफ जीन्स के कारण जो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं दैट आर नोन एज रिसेसिव. ठीक है, अब हम देखेंगे कि डोमिनेंट और रिसेसिव उसके सामने हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, ऑटोसोमल टर्म यूज कर रहे हैं. तो अगर हम ऑटोसोमल टर्म यूज कर रहे हैं तो ऑटोसोम्स के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स है. अगर 23 में से 22 पेयर्स जो फर्स्ट के 22 पेयर्स है वो सेम होते हैं और इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं. ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं. बट 23rd जो पेयर होता है मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट होता है और ये जो 23rd पेयर होता है ये क्या इसे कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. राइट,
सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यही 23rd पेयर सेक्स डिटरमाइन करने में काम आता है। अब अगर 22 पेयर्स जो फर्स्ट से लेकर 22 तक हैं वो ऑटोसोम्स कह रहे हैं, तो उसको हम और क्या कह सकते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर ये काम आने वाली है। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है और ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट की, तो ऐसा वर्जन है किसी भी जीन का जो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, देन अनदर वर्जन से। और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होते हैं, किसी भी जीन का वो वर्जन है जो डोमिनेंट वाले की वजह से अपने आप को मास्क कर लेता है, ठीक है, छुप जाता है, डोमिनेंट वाला इतना ज्यादा डोमिनेंट है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव, द पर्सन नीड्स 2 कॉपीज ऑफ द डिफेक्टिव जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट टू हैव द डिसऑर्डर, है ना। अगर किसी ऑफस्प्रिंग में डिसऑर्डर आना है तो क्या होगा, उसके पेरेंट में, ईच पेरेंट को, फादर को और मदर को, यहाँ पे उस डिफेक्टिव जीन की उनके पास कॉपीज होना चाहिए, तब ये ट्रांसमिट हो पाएगा किसमें, ऑफस्प्रिंग में। कैरियर्स में अगर आप देखोगे तो 1 नॉर्मल एंड 1 डिफेक्टिव जीन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक नॉर्मल रहे एक डिफेक्टिव रहे, एंड डू नॉट शो सिम्टम्स। एग्जाम्पल में देखेंगे सिकल सेल एनीमिया ऐसा है, सीएफ अभी जस्ट मैंने बताया था, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टेसेक्स, पीक्यू, ये सारे क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। फिर इसके बाद आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट की। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, एक सिंगल डिफेक्टिव जीन एक ही पेरेंट से, वही इनफ है कि बच्चे को वो डिसीज हो जाएगा। तो अगर ये ट्रांसमिट होना है या किसी को भी डिसीज होनी है ना, जरूरी है ट्रांसमिटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल डिफेक्टिव जीन एक ही पेरेंट से आएगा, तो वही इनफ है कि इसकी वजह से डिसीज कॉज हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव आप देखेंगे मोस्टली ये मेल्स को इफेक्ट करता है, as they have only one X क्रोमोसोम, इनमें एक ही X क्रोमोसोम है। अगर फीमेल्स हैं जिनके पास एक डिफेक्टिव X जीन है तो ये भी यूजुअली कैरियर्स होती हैं। इसके बाद देखेंगे एक्स लिंक डोमिनेंट क्या होते हैं। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को इफेक्ट करेगा, बट ज्यादातर ये किसमें देखा जाता है, मेल्स में देखा जाता है। तो हमने 4 मोड्स पढ़ लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव एंड एक्स लिंक डोमिनेंट, राइट। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। जस्ट अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पेडिग्री एनालिसिस हेल्प करता है कि हम किस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास हो रहे हैं, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। किसी की फैमिली हिस्ट्री देख सकते हैं, ट्री डायग्राम बना के, फैमिली ट्री डायग्राम बनाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। जब हम क्वांट वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हम इस तरीके के डायग्राम्स बनाते हैं ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए। तो वैसे ही डायग्राम्स है कि हम स्क्वायर शेप क्यों यूज करते हैं, मेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। सर्कल्स क्यों यूज करते हैं, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। जनरली आप कुछ भी ले सकते हैं उसमें तो, बट एक स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मेट यही है कि सर्कल फीमेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, स्क्वायर मेल्स के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप शेडेड रीजन देखेंगे इसमें, तो शेडेड रीजन जहां पर भी देखेंगे, आगे आने वाले डिसऑर्डर्स जब हम पढ़ेंगे और उसके डायग्राम्स हम देखेंगे, तो उस एनालिसिस में आपको समझ में आएगा जो शेडेड रीजन है वो दिखाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को कि कोई जो ऑफस्प्रिंग है वो पर्टिकुलर डिसीज से अफेक्टेड है। इसके बाद अनशेडेड अगर आपको दिखते हैं इस तरीके से, तो अनशेडेड वाले रीजन्स जो हैं वो क्या दिखाएंगे, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, अगर इसी में अनशेडेड रीजन्स दिखते हैं। अगर ये वाला साइन दिख रहा है तो आजू बाजू जो है पेरेंट्स में, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हो रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, मेटिंग को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसके बाद देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो मेटिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ये वाला क्रोनोलॉजी इस तरीके से दिख रहा है आपको, ऑफस्प्रिंग इन बर्थ ऑर्डर दिखा रहा है। एक जनरेशन ये हो गई, दूसरी जनरेशन ये हो गई, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड करके ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं कि पहली जनरेशन है, उसके बाद ये सेकंड जनरेशन है। अगर इस तरीके से बना हुआ है डायग्राम में, एनालिसिस में, तो ये क्या दिखाएगा, आइडेंटिकल ट्विंस ट्विंस है। और दूसरे में क्या दिखाएगा, दूसरे वाला क्या है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है। तो सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री आता है, राइट। तो ये सारे सिंबल्स हो गए। इसके बाद हम एग्जाम्पल इसमें देखने वाले हैं किसका, सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में हम बताएंगे कि यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली इसने, देखिए, तो पेडिग्री एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर जब किसी भी फैमिली में हो रहे हैं तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इस चीज को हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अलग अलग हमने सिंबल्स जाने, अब है ना, पेरेंट को ऑफस्प्रिंग से कैसे कनेक्ट करना है ये हम इस एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, विच मीन्स दैट
An individual must have 2 copies of the recessive allele to express the disease. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में ये चीज होनी चाहिए. अब देखिए एस एस से क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और कैपिटल एस स्मॉल एस से क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि कैरियर. बट कैरियर में नो सिम्टम्स आपको समझ में आएगा, और अगर कैपिटल एस स्लैश कैपिटल एस है तो नॉर्मल, मतलब नो डिसीज और कैरियर स्टेटस. कोई डिसीज नहीं थी, ना कोई कैरियर स्टेटस था. इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स, द पॉसिबल आउटकम्स फॉर द चाइल्ड, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं अगर दोनों पेरेंट जो हैं, फादर भी और मदर भी, ठीक है ऐसे बना लेते हैं, फादर और मदर दोनों कैरियर्स हैं, तो फिर क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं कि बच्चे में क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं. तो 25% चांसेस हैं, अगर दो मान लीजिए कि दोनों पेरेंट्स को यहाँ पर सिकल सेल के ट्रेड्स हैं उनमें, तो 25% चांस है कि बच्चे में भी सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा. ठीक है, 25% चांसेस होंगे कि चाइल्ड जो होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा. तो 25% चांसेस होते हैं कि चाइल्ड में इफेक्ट आ जाएगा, 25% चांसेस होते हैं कि चाइल्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनअफेक्टेड रहेगा, और 50% चांस होते हैं कि उसमें सिर्फ सिकल सेल के ट्रेट्स आ जाएंगे. ठीक है, सिकल सेल के ट्रेट्स हो जाएंगे, एक्चुअली में सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ. तो यहाँ वाले केस में क्या होगा कि सिकल सेल एनीमिया हो ही गया, यहाँ पे वो अनअफेक्टेड है, ये चांसेस है 25%, और 50% है कि उसमें सिर्फ ट्रेट्स आ जाएंगे सिकल सेल के. राइट, तो दिस नॉलेज इज एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स. को डायग्नोज अगर हमें करना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन एसेंशियल है. एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर काउंसलिंग, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फैमिली हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉर मैनेजिंग सच कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पेरिफेरल ब्लड शोज सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन केस ऑफ सिकल सेल डिसीज. अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर आपको राउंड शेप दिख रहा है पूरा, तो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, अच्छे खासे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें. ठीक, फिर अगर आप देखेंगे तो अगर एक आपको नॉर्मल दिख रहा है, एक सिकल शेप में दिख रहा है, तो सिकल सेल के ट्रेट्स बस आए हैं, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं. लेकिन अगर दोनों ही शेप ऐसे दिख रहे हैं एस एस, है ना, तो सिकल सेल डिसीज ही हो गया पर्टिकुलर, ये ज्यादा वाली कंडीशन है. 50% चांसेस, सॉरी 25% चांसेस थे इसके, तो 25% चांसेस है कि एनीमिया ही हो गया है. राइट, तो फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे हैं मदर और फादर में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए और एस ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हुए थे, और ए और एस इस तरीके से कैरेक्टर्स थे दोनों में. अब क्या क्या चांसेस हैं कि या तो अनअफेक्टेड रहे, जो मैंने आपको बताया कि 25% चांसेस है अनअफेक्टेड वाला, कोई एनीमिया वगैरह नहीं हुआ है इनको. और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25% चांसेस थे कि हो ही जाए, सिकल सेल डिसीज हो जाएगी. ठीक है, और ये वाले जो है सिर्फ कैरेक्टर सॉरी ट्रेट्स बस डेवलप हो रहे हैं, कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं. तो क्रॉस शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया डिसीज. इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स. ठीक है, ऑटोसोमल टर्म का मैंने अभी आपको मतलब समझा दिया कि ऑटोसोमल क्या होते हैं. 22 तक पेयर्स होंगे नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, और 23rd वाला जो पेयर होगा उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. जब हम बात करें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की, तो ये एक ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जब एक व्यक्ति जो है एबनॉर्मल जीन्स इनहेरिट कर लेता है ऑन फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स पे. तो पहले वाले 22 1 टू 22 तक लेके, और 23rd वाला हम अकेले देख रहे हैं, ये वाला सेक्स क्रोमोसोम, ये वाले नॉन सेक्स क्रोमोसोम. तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो एबनॉर्मल जीन इनहेरिट कर ले इन 22 नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स में किसी भी पेरेंट से, तो उस टाइम जो डिसऑर्डर होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. happens when just one faulty gene from a parent is enough to cause the condition. ठीक है, और ये जो हेल्दी वर्जन है जीन का कैनॉट स्टॉप द डिसऑर्डर, को स्टॉप नहीं कर सकता. अब इसके भी हम क्या देख रहे हैं कि कुछ हमें की एग्जांपल्स देखने हैं. कुछ की एग्जांपल्स में अगर आप सबसे पहला देखेंगे तो है अकॉन्ड्रोप्लासिया, जिसको हम डॉफिज्म भी बोलते हैं, हाइट इस तरीके से छोटी रह जाती है. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं अकॉन्ड्रोप्लासिया की, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिनको ये डिसीज है ना, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होंगे ये जनरली जिनकी हाइट, जिन पेरेंट्स की हाइट खुद ही एवरेज हाइट थी. ठीक है, इस डिसीज के होने के बाद शॉर्ट आर्म्स रहेंगे, लेग्स शॉर्ट रहेंगे, हेड काफी इनलार्ज दिखेगा. आपने जरूर ऐसे लोगों को कभी ना कभी तो देखा होगा, तो उनको ये डिसीज होती है. ठीक है, वो इस जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं. तो कॉज है शॉर्टर हाइट एंड अदर स्केलेटल इश्यूज दिखाई देंगे. जेनेटिक टाइप्स क्या होगा, नॉर्मल हाइट है अगर इस दीदी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो डॉफिज्म होगा लेकिन माइल्ड फॉर्म का होगा. लेकिन अगर कैपिटल फॉर्म में आ रहा है तो सीवियर फॉर्म यूजुअली फैटल होता है, अगर हम ऐसे
इस पेडिग्री एनालिसिस से डायग्नोस करके हमें पता चल रहा है कि सीवियर फॉर्म में यूजुअली फैटल डिसीज होती है। मोस्ट पीपल जिनको अकॉन्ड्रोप्लासिया है वो इनहेरिट करते हैं वन फॉल्टी जीन, एक ही फॉल्टी जीन इनहेरिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, अगर हम देख रहे हैं तो उसमें आता है हंटिंगटन्स डिसीज। एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बेसिकली ब्रेन को धीरे धीरे करके डैमेज कर देता है। ठीक, तो हंटिंगटन डिसीज के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा डिसीज है जो धीरे धीरे करके ब्रेन को डैमेज कर देता है, नर्व्स को इफेक्ट करता है, नर्व्स को डैमेज करता है ब्रेन्स की, और इसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होगा, थिंकिंग और इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी चीजें होती है, पर्सनालिटी चेंज होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन आता है, इस डिसीज में ये है। मतलब बेसिकली हंटिंगटन्स डिसीज इज अ डिसीज इन विच नर्व सेल्स इन द ब्रेन ब्रेक डाउन ओवर टाइम। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है इसमें, जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दीज डिसऑर्डर्स को पता लगाने में हेल्प मिलेगी। नॉर्मल ब्रेन का सेक्शन आप देख रहे हैं कि नॉर्मल फ्रंटल हॉर्न्स इन द ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स इस तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन जब ये डिसीज से इफेक्ट हो जाता है पर्सन तो इनलार्जमेंट होता है उसके फ्रंटल हॉर्न्स का ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट। इसके बाद आप देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है, एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है when a recessive gene is present on the X chromosome। अगर कोई recessive gene X chromosome पे present है तो ऐसे disorders को हम क्या बोलते हैं, X linked recessive disorders कहते हैं। Inheritance pattern क्या होगा, affected gene is located on one X chromosome, मैंने आपको बता दिया, females making them carriers। मेल्स जो हैं are typically affected as they have only one X chromosome ही होता है तो typically affect होंगे, लेकिन जो अफेक्टेड फादर्स हैं वो इस डिसऑर्डर को सारी डॉटर्स में तो पास कर देते हैं बट सन्स में नहीं जाता है, वो XX और XY के चलते ही हो रहा है। ठीक है, तो अफेक्टेड फादर्स पास करते हैं डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे जो डॉटर्स में या मेल्स फीमेल्स में चले जाते हैं बट मेल्स में नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेल्स में जाएंगे और फीमेल्स में नहीं जाएंगे, राइट। तो पहला एग्जाम्पल हमें देखना है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में हेमोफीलिया का देखना है। तो हेमोफीलिया है क्या, एक्चुअली में एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली होती नहीं है। ठीक है, डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली, और इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग देखी जाती है। ठीक है, अगर आपको छोटी सी चोट भी लग गई, जिस पर्सन से जिस जो भी व्यक्ति से अफेक्टेड रहता है, अगर उसको छोटी सी भी माइनर इंजरी भी हो गई है तो भी उसमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स फॉर कोगुलेशन फैक्टर 8 और 9। अब हेमोफीलिया जो होते हैं ना वो ए और बी में डिवाइडेड है। ए तो अभी आप न्यूज में सुन रहे थे कि इसके लिए कोई जीन थेरेपी डेवलप हुई है, तो ए और बी में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, देखो। मेन जो है ना, अगर एक क्लॉटिंग फैक्टर ही है, क्लॉटिंग फैक्टर आपका फैक्टर 8 और फैक्टर 9, इसी की वजह से डिफरेंस आ जाते हैं कि टाइप ए हेमोफीलिया या टाइप बी हेमोफीलिया है। ठीक है, अगर हम बात करें हेमोफीलिया टाइप ए की, इट मींस कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है, राइट। अगर हम बोल रहे हैं हेमोफीलिया टाइप बी है इस व्यक्ति को, तो हम ये बोल रहे हैं कि उसके क्लॉटिंग फैक्टर 9 में डिफिशियंसी है, उसको इसकी डिफिशियंसी है, इसलिए उसे हेमोफीलिया बी हुआ है। हेमोफीलिया ए और बी दोनों होना एक रियर कंडीशन है, ये एक एक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो जीन्स के थ्रू पास डाउन हो जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, रिड्यूस्ड और एबनॉर्मल प्रोटीन्स इंपेयरिंग ब्लड क्लॉटिंग को इंपेयर कर देगा एंड एक्सेसिव और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लगती है, राइट। तो इसके बारे में बस इतना जानना जरूरी है। इसके बाद आप देखेंगे टचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रॉफी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, म्यूटेशंस इन डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशंस हो रहे हैं जिसके वजह से डीएमडी हो जाता है। तो सो इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेसेस, जो टिपिकली बॉयज में ज्यादातर देखी जाती है, मेल्स में ज्यादातर देखी जाएगी, गर्ल्स भी इसकी कैरियर हो सकती हैं बट वो माइंडली इफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन रिजल्ट्स इन वीक और एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन लीडिंग टू मसल जनरेशन डीजनरेशन एंड वीकनेस होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका यूजुअल जीन दिखाई दे रहा है जो नॉर्मल है, लेकिन ये जो है रेड वाला वो कैरी कर रहा है, कैरियर है और वन ऑल्टर्ड जीन है जो इफेक्टेड है, डैमेज्ड है किसी न किसी तरीके से। तो फादर जो थे अनअफेक्टेड थे, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं XY, और जो कैरियर मदर है, ठीक है, वो कैरी कर रही है इस प्रोटीन को। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन है कि फादर अनअफेक्टेड थे बट मदर कुछ कैरियर्स उसमें प्रेजेंट थे मदर में, तो बच्चों में क्या चीज प्रोबेबिलिटी हो सकती है, सन अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है,
अनअफेक्टेड डॉटर है, एक कैरियर वाली डॉटर आ सकती है और एक अफेक्टेड वाला सन आ सकता है। तो इस तरीके के कंडीशंस बनेंगे अगर इस तरीके से क्रॉस होता है इनमें तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज क्या है, 50% सन्स अफेक्टेड होंगे बट 0% डॉटर्स अफेक्ट होंगी। ट्रेड्स आ गए बट डॉटर्स अफेक्ट उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, प्रॉपर डिसीज नहीं हो रहा है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हम यहाँ से देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स पे। ये जो सारी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये सारे किसके टाइप है, मोनोजेनिक सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के टाइप से। जो फर्स्ट वाला था ना हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर, अभी मैं आपको क्लियर, अच्छा मैं एक बार आपको क्लियर ही कर देती हूँ यहाँ से। हम अभी कहाँ पर हैं, 28 पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के हम अभी टाइप्स देख रहे हैं। जैसे हमने हेमोफीलिया के बारे में पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ा था। तो ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हम, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और आप ये वाले सारे टर्म्स देख रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक, तो इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। इन केस यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। के बाद हम आ जाते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स पे। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होगा इसमें कि अफेक्टेड मेल्स जो हैं वो म्यूटेटेड जीन को सारी डॉटर्स पे पास कर देंगे बट सन्स में पास नहीं होता है ये। ठीक, अफेक्टेड फीमेल्स जो होती हैं वो इस कंडीशन को पास कर देती है, 50% ऑफ देयर सन्स में पास कर देंगी एंड डॉटर्स में भी। अगर कोई फीमेल इससे अफेक्टेड है तो सन्स और डॉटर में पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो कितने हैं, 50% है। ठीक है, 50% है। बट अगर इसमें कोई मेल अफेक्टेड है तो वो म्यूटेटेड जीन को सारे डॉटर्स में, उसके जितने भी लड़कियां होंगी उनको पास कर सकता है बट सन्स में पास नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो पहला आता है हाइपोफॉस्फेटेमिया, एक टाइप ऑफ विटामिन डी रेसिस्टेंट ये रिकेट्स है। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, हाइपोफॉस्फेट, इस टर्म से फॉस्फेट से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, हाइपो मीन्स लो फॉस्फेट है, फॉस्फेट की कमी हो गई। तो ये इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है। जब ब्लड फॉस्फेट लेवल्स काफी लो हो जाते हैं तब ये डिसऑर्डर कॉज होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया होगा, उस व्यक्ति में फॉस्फेट का जो लेवल है वो काफी कम हो गया होगा, इनटेक कम कर दिया होगा उसने, या जो फॉस्फेट का लेवल था उसमें वो शिफ्ट होता जा रहा है, सेल्स में जाते जा रहा है, तो उस टाइम पर उसको एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो सो अ टाइप ऑफ विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स। आने का आता है आपका अल्पोर्ट सिंड्रोम है। तो ये कॉजेस प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस एंड किडनी डिसीज। जब ये सिंड्रोम होता है ना तो ये काफी रेयर सिंड्रोम है और इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर ही है जिसके कारण प्रोग्रेसिव किडनी डिसीज होती है, हियरिंग लॉस होता है और आई एबनॉर्मेलिटीज आती है। ठीक है, तो कॉजेस प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस एंड किडनी डिसीज, अफेक्ट ऑफ अल्पोर्ट सिंड्रोम है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर आप देख सकते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अफेक्टेड फादर कैसे होंगे, अफेक्टेड फादर थे, अनअफेक्टेड मदर थी, और उसमें कैसे कैसे पास हो सकता है। तो अनअफेक्टेड वाले आप देख रहे हैं कि जो डार्क ब्लू कलर से हैं फिल्ड, पूरे शेडेड रीजन्स, वो अनअफेक्टेड सन है। बट डॉटर्स इसमें अफेक्टेड होती हैं, तो अफेक्टेड डॉटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अफेक्टेड डॉटर्स हैं, जैसा अभी हमने केस बताया था। फिर इसके बाद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अफेक्टेड मदर है। तो मदर में अगर है तो चांसेस क्या होते हैं कि 50-50% चांसेस है। तो आप देख रहे हैं कि अफेक्टेड डॉटर अफेक्टेड सन है, नहीं अफेक्ट हो रहे हैं, सॉरी अफेक्ट हो रहे हैं बट ये वाले अनअफेक्टेड है, तो ये 50% बनाएगा और ये वाला 50% हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आ जाते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। तो जब हम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं इट मीन्स हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं इसमें, जो आपका थर्ड टाइप था, विच इज, मैं आपको बता देती हूँ, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स हम किसको बोल रहे थे, मल्टी फैक्टोरल जेनेटिक डिसीज इनहेरिटेंस। ठीक है, लेट मी टेक यू टू द पेज जहां पर हम इसे ऐसे कैटेगराइज कर रहे थे, तो आपको पता रहे क्या पढ़ रहे हैं। तो मल्टी फैक्टोरल जेनेटिक डिसीज कवर करे इनहेरिटेंस, इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जीन म्यूटेशंस के कारण ये डिसीजेस या ये जो डिसऑर्डर्स है वो होते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे। अब इसमें हम हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज के बारे में, हार्ट डिसीजेस क्या है, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। शॉर्टली हम देखेंगे क्योंकि इसके बारे में आप ऑलरेडी अगर डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप अपने से भी खुद से पढ़ सकते हैं, और बाकी लेक्चर्स में भी हमने कवर किया है, तो मैं आपको बता दूंगी एक रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स किससे हो रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जीन की, थ्रू आउट द लाइफ कोई ना कोई म्यूटेशंस हो रही हैं। ठीक है, जीन की थ्रू आउट द लाइफ कोई ना कोई म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस की अगर हम बात करें तो ये कैसे कॉज होता है, अगर इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो रही है तो जो डिजीज कॉज होगी दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। और अगर इंसुलिन हार्मोन कम है, इट मींस ब्लड ग्लूकोज लेवल में राइज देखने के लिए मिल रहा है। तो डायबिटीज मेलिटस जो है वो पेनक्रियाज से रिलेटेड डिसीज है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो आप एंडोक्राइन सिस्टम का प्लेलिस्ट में लेक्चर होगा, वहां से आप डायबिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दो तरीके की डायबिटीज होती है, एक तो टाइप 1 होता है और टाइप 2 डायबिटीज होती है। अगर टाइप 1 डायबिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और ये जो होता है वो होता है NIDDM। NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक, अगर हम बात करें टाइप 1 की, तो ये जो डायबिटीज होती है जनरली ये अर्ली एज ग्रुप में देखी जाती है और कभी कभी तो ये लोगों को बाय बर्थ रहती है। टाइप 1 डायबिटीज को हम हेरिडिटरी डायबिटीज या जेनेटिक डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाय बर्थ है तो पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आई होगी ये और जेनेटिक्स में ही रही होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ अगर आप टाइप 2 डायबिटीज देखेंगे तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो ये एडवांस एज में देखी जाती है एट द एज ऑफ अराउंड 30 to 40। आजकल तो लोगों को और पहले भी होने लगी, तो इस एज ग्रुप में जो डायबिटीज जनरली ओरिजिनेट हो रही है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक है। अब इसमें ट्रीटमेंट यही कि मेडिसिन खा के हो सकता है, डाइट मैनेजमेंट करें, योगा एक्सरसाइज करें, तो ये सारी चीजें रिकमेंड की जाती है, राइट। तो ये आपका हो गया कि अगर टाइप 1 है तो ऑटोसोमल ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है टाइप 1 में। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है, रेसिस्टेंस मैनेज टू डाइट, एक्सरसाइज और हाइपोग्लिसमिक ड्रग्स के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। हाई प्रेवलेंस इन इंडिया ड्यू टू जेनेटिक लाइफस्टाइल एंड डाइटरी फैक्टर्स। इसके बाद आ जाते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके बाद आते हैं हाइपरटेंशन में, तो ये भी क्या है, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर ही है। पर्सिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट, किडनी एंड ब्रेन डिसीजेस है। हाइपरटेंशन प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स हो सकते हैं। मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस, ठीक है, ये सारी चीजें रिकमेंड की जाती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, अपने आसपास काफी ज्यादा सुनते रहते हैं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। फिर आप देखेंगे कोरोनरी हार्ट डिसीज, तो कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी बिल्डअप इन कोरोनरी आर्टरीज में फैटी बिल्डअप हो जाता है, फैट वगैरह जम जाता है जिसके कारण आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, लीडिंग टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, है ना। और रिस्क फैक्टर्स वही हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज है, तो इसके वजह से ये हार्ट डिसीज CHD की कंडीशंस प्रिवेल करती हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल हार्ट एंड आर्टरीज दिख रही हैं, ऐसे फ्लो करेगा, लेकिन जब ब्लॉक हो जाएंगी, फैट वगैरह आ जाएगा तो प्लेक इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर आर्टरी विद प्लेक बिल्डअप है। तो ये नॉर्मल और जो अफेक्टेड आर्टरीज है उनमें डिफरेंस देख लिया। फिर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड डिसीजेस पर। अब माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस एंड डिसीजेस की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल अगर आपने पढ़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता होगा कि प्लेस कहाँ पे होती है, ये ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली। एंड इसमें अपना खुद का कंटेन द ओन DNA होता है। एक हमने पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट होगा तो वो न्यूक्लियर DNA होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में DNA प्रेजेंट होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मदर से ही इनहेरिट होते हैं, फादर से इनहेरिट नहीं होते हैं। फादर्स कैन नॉट पास माइटोकॉन्ड्रियल DNA या माइटोकॉन्ड्रियल जीन डिफेक्ट्स टू ऑफस्प्रिंग को पास नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA है ना, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम्प्टी DNA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि इसको है ना इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें सिर्फ मदर से ही क्यों पास हो रहे हैं, फादर से नहीं क्यों हो रहे हैं, तो देखेंगे आप कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं फादर्स में, स्पर्म सेल्स है उसमें ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ही होता है, तो इसलिए वो पास नहीं हो पा रहे हैं। स्पर्म सेल्स स्मॉलर भी है एग सेल्स से, तो स्पर्म सेल्स काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं एग सेल से, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही जा पाता है फर्टिलाइज्ड एग में, तो इसलिए फादर्स इसको डायरेक्टली पास नहीं कर पाते हैं जीन डिफेक्ट्स को ऑफस्प्रिंग में। इस तरीके का स्टेटमेंट यूपीएससी में आया था। तो अगर आप ये टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बायोटेक से कनेक्ट करके, ठीक है। फिर इसके बाद से है ना इस तरीके की जो आप स्टेटमेंट एलिमिनेशन करते हो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है। अगर एक आध दो स्टेटमेंट्स भी आपसे एलिमिनेट हो जा रही हैं तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, करेक्ट आंसर तक।
ठीक है। डिसीजेस में अगर आप देखेंगे तो कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स अफेक्टिंग एटीपी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसका काम था कि एनर्जी प्रोडक्शन करना है, तो अगर ये म्यूटेशंस हो गई तो जीन में डिफेक्ट आएगा, इसको इफेक्ट करेगा और इससे इफेक्ट करेगा तो एटीपी प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। सीवियरिटी डिपेंड करती है रेशियो ऑफ नॉर्मल टू डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल कितना है सेल्स में, और ये इफेक्ट करता है हाई एनर्जी डिमांड ऑर्गन्स को, राइट। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो ग्रैंड मदर विद अ 40 माइटोकॉन्ड्रियल जीन था ग्रैंड मदर के पास, ठीक है। अब ग्रैंड मदर की जो नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में आए तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अफेक्टेड सन, सन अफेक्टेड हुआ, डॉटर भी अफेक्टेड थी, और एक जो डॉटर थी यहाँ पर, एक अनअफेक्टेड सन था और एक अनअफेक्टेड डॉटर थी, राइट। फिर आप देखेंगे आप थर्ड जनरेशन में आएंगे तो आप यहाँ पे मतलब ये वाली जनरेशन देख लीजिए। हाँ, अब इसमें क्या है आपके पास कि इफेक्ट कैसे दिखा रहा है, तो ये अनअफेक्टेड डॉटर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे जो आप डॉट वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है नहीं अफेक्टेड है, फिर वो कैसे पास हो रहा है यहाँ पर है। तो डायग्राम शोइंग माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन अ फैमिली विद अ फॉल्टी म्यूटेटेड माइटोकॉन्ड्रियल जीन, राइट। इसके बाद यहाँ पे इतने ही टॉपिक्स थे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में, जो जो चीजें पढ़नी थी वो हमने देख ली है। अब अगर आप समराइज करना चाहें तो एक बार समरी देख लेते हैं क्विकली, ये सारे टर्म्स हमने पढ़े हैं। तो आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स कंटेन्स वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, दो कॉपीज होती हैं ईच क्रोमोसोम की। एनोप्लॉइडी का कंडीशन मैंने समझाया था कि अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, एक्स्ट्रा या मिसिंग है, तो एनोप्लॉइडी की कंडीशन होती है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जब टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स से ज्यादा रहेंगे तो हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन हमने पढ़ा था कि ऐसी हेरिटेबल कंडीशन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म या सेल पे दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा रहेंगे तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन डेवलप होती है। स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन हो जाता है, जो हमने देखा था। इसके बाद सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ा। डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्राइसोमी 21, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 आ जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करेंगे तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है इन मेल्स पर, और टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम एक्स मिसिंग होता है फीमेल्स पे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, एक बार जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आप यहाँ से एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास पीडीएफ नोट्स रहेंगे ही। मोनोजेनिक डिसीजेस, म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। पोलोजेनिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल जीन्स के कारण होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसके बाद डेफिनेशंस में डोमिनेंट बता दिया था, रिसेसिव बता दिया, होमोजाइगस हमने पहले पढ़ा था, टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ फॉर अ जीन। हेटेरोजाइगस मींस टू डिफरेंट, हेटेरो मींस डिफरेंट, ठीक है। फेनोटाइप मींस ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स जो आप सामने से देख सकते हो। जेनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप, है ना, या जितना भी जेनेटिक मटेरियल है किसी भी इंडिविजुअल पर, वो हो गया जेनोटाइप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, समरी भी हमने कवर कर ली है। हमने बेसिकली जिस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा था वो हमारा कवर हो गया है। इन केस अगर आपको किसी भी तरीके से डाउट्स आ रहे हैं पढ़ने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो आपको ऑर्डर या क्रोनोलॉजी लेक्चर्स की नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वी आर हेयर टू आंसर योर डाउट्स, योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।